अस्सलामु अलैकुम। मैथ्स व्यूज़ के साथ मोहम्मद अज़हर सिद्दीक हाजिर खिदमत है। बड़ा मसरूफ़ दिन रहा आज। नवाज शरीफ के फ़ैसले की वजह से ऑलमोस्ट तकरीबन सभी चैनल्स के ऊपर बीपर की शक्ल में, ओपिनियन की शक्ल में, फिर कुछ लाइव शोज़ के हवाले से बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई। चैनल सब्सक्राइब आप कर रहे हैं, जो मैं कहना चाहता हूँ या आप सुनना चाहते हैं या मेरी राय को आप समझते हैं कुछ फ़ौक़ियत है, बैलेंस्ड राय है, बेल आइकॉन भी साथ क्लिक कर दीजिएगा, घंटी बजा दीजिएगा। जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगी वो आप तक फ़ौरन पहुंच जाएगी। वैसे तो काफ़ी मौजू हैं बात करने के लिए, लेकिन आज सिर्फ़ और सिर्फ नैब पे बात होगी। दो इश्यूज़ हैं नैब के हवाले से। नवाज शरीफ की हाज़िरी से इस्तिस्ना या प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, एब्सकॉन्डर या भगौड़ा से बचने की कार्रवाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उस पर बात होगी। सबसे पहली बात करते हैं, मैं कई दफ़ा जिक्र कर चुका हूँ कि हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर आर्टिकल 25 का नफाज होना बड़ा ज़रूरी है। यहाँ कोई ताकतवर नहीं है, सब बराबर है। आर्टिकल 4 और 5 का नफाज ज़रूरी है। साथ ही नवाज शरीफ साहब ने अल अजीज़िया के केस में मेरिट के ऊपर सस्पेंशन वापस ले ली थी, ये रिकॉर्ड की बात है। फिर मेडिकल ग्राउंड्स पे बुनियाद बनाएगी। फिर अरशद मलिक का ड्रामा रचाया गया, वो छोड़ें उस बात को भी, वो जिक्र नहीं मैं करना चाहता। मेडिकल ग्राउंड्स पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बेल खारिज कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुई। सुप्रीम कोर्ट ने 8 हफ्ते की गालबन ज़मानत दी थी और कहा था जाके इलाज कराएं। वो इलाज थोड़ा है, वो कोई का टेस्ट हुआ और तकरीर हुई, सियासी गठजोड़ चलता रहा। और फिर दोबारा जब वो रिव्यू के लिए आए नज़रसानी के इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़, तो गिरफ़्तारी देना पड़ गई थी और फिर जेल चले गए थे। फिर एक नई कहानी शुरू हुई, एक नया दौर प्लेटलेट्स का शुरू हुआ। कभी नीचे आना, कभी ऊपर जाना, और दिन में कितनी दफ़ा कुछ होता रहा, ये सारा आप लोग देखते रहें। जेल लोड पे 2-2 घंटे रश में गुजरने के लिए वक्त होता था। दिन में 12 दफ़ा, 24 दफ़ा, 18 दफ़ा, जितनी दफ़ा भी टिकट्स चलते थे, प्लेटलेट्स नीचे आना और ऊपर आना। और फिर उसी रिपोर्टों की बुनियाद पर नवाज शरीफ इस मुल्क से बाहर चले गए। अच्छा, यहाँ एक बुनियादी वजह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 8 हफ्तों की ज़मानत दी थी। बाहर मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी, जो कि कैदी थे, वो मुजरम थे, सज़ा काट रहे थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इजाज़त नहीं ली, ना ECL चैलेंज किया, वो लाहौर हाई कोर्ट में ले आए। लाहौर हाई कोर्ट में चौधरी शुगर मिल के चल रहा था मामला, तो ECL पे सर्टन कंडीशंस लगाई थी, 7 अरब के करीब फ़ॉरेन अमाउंट्स, और वो 4 हफ्ते के लिए इजाज़त दी वन टाइम, मगर साथ ये कंडीशन थी नहीं। लाहौर हाई कोर्ट ने उन कंडीशंस की जगह पर्सनल एफिडेविट 50 रुपये के स्टैम्प पेपर पे या 100 के स्टैम्प पेपर पे शहबाज शरीफ साहब का लिया। शहबाज शरीफ साहब अब नज़र नहीं कहीं आ रहे, उन्होंने ज़िम्मेदारी ली है, छोटी ली थी, वो लेकर आएंगे। और नवाज शरीफ साहब फिर नवंबर में इस मुल्क से बाहर चले गए। 8 हफ्ते की ज़मानत ख़त्म हो गई। पंजाब गवर्नमेंट के पास ज़मानत एक्सटेंशन अप्लाई की, जो फरवरी में खारिज हो गई। उसको कहीं चैलेंज नहीं किया। अब ये वकला की कमज़ोरी समझें या पॉलिटिकल गेमिक समझें या निज़ाम को बेवकूफ़ बनाने की बात समझें, अगर लेनी थी तो वो ज़मानत आगे लेते ना। कानून यही है ना। आप उसके बगैर बाहर, नैब खामोश रहा, वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत खामोश रही, ये अपनी जगह बात है। लाहौर हाई कोर्ट ने पीरियोडिकल मेडिकल रिपोर्ट्स का कहा था। वो एक कंसल्टेंट की, जो एक फैसिलिटेटर हैं डॉक्टर डेविड लॉरेंस, उनकी वो रिपोर्टें दाखिल करते रहे। वो रिपोर्टें थोड़ा है, वो तो एक पर्सनल ओपिनियन है डॉक्टर का। वो किसी हॉस्पिटल की कोई चेकअप, हॉस्पिटल के अंदर बैठ के कोई डिफरेंट टेस्ट हुए हो, कोई मेडिकल बोर्ड बैठा हो, अगर इस तरह की रिपोर्टें यहाँ चलना शुरू हो जाए तो जेलों में कैदी कोई ना रहे। जैसे यहाँ मेडिकल बोर्ड बैठा, नवाज शरीफ का मेडिकल बोर्ड बैठा था, इस तरह की कोई चीज़ सामने नहीं आई। और आपको पता है ये हालात का पैदा हुए जब तोशा खाना का केस चला। तोशा खाना के केस में हाज़िरी के लिए सेक्शन 91 के तहत ज़ाब्ता अवेलेबल वारंट जारी किए, नहीं पेश हुए। नॉन अवेलेबल जब वारंट जारी हुए तो क्या अपनी जगह किसी और को पेश करने की कोशिश की। और ये ऑर्डर जब चैलेंज किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, वहाँ सवाल उठा कि नवाज शरीफ साहब तो 8 हफ्ते की ज़मानत लेकर गए थे, वो कहाँ हैं? वो कहाँ हैं? इलाज हो रहा है उनका, क्या हो रहा है? वो सारी चीज़ें फिर रिकॉर्ड पे नहीं आ सकी, हम सब ने देखा। और फिर अपील जब फिक्स हुई
और सरेंडर करने की बातें हुई तो ये भी एक कमाल किया कि वोकला ने एफिडेविट डायल करके दरख्वास्तें दायर कर दी। ये कोई अपना ही कवानीन बनाते हैं। जब 13 वाले केस में जब सज़ाएँ हुई थी, जब वो नज़रसानी पता नहीं कितने हज़ार दिनों बाद दायर की गई थी लाहौर हाई कोर्ट में, इलेक्शंस के हवाले से जब ऑब्जेक्शन दायर किए गए थे, वो छोड़ें, वो एक लंबी कहानी है। लॉयर्स मूवमेंट के दौरान मैं इजलास हमने भी अटेंड किए हैं, फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम और मॉडल टाउन के अंदर क्या कुछ होता रहा, वो आप छोड़ दें इस बात को। तो ये भी एक अनोखी मंतक थी। ये दरख्वास्तें काबिल समाअत ही नहीं थी। वकील तो दरख्वास्त दायर नहीं कर सकता, दरख्वास्त दायर करनी थी, वहाँ से दरख्वास्त बना के भेजते, एम्बेसी के ज़रिए आती, यहाँ फ़ाइल होती, और उससे पहले आप ज़मानत लेते। ज़मानत तो आपने ली नहीं, ना आपने वो ऑर्डर चैलेंज किया, ना आप मेडिकल रिपोर्ट्स यहाँ दाखिल कर सके। आपसे पूछा गया स्पेशली कि कहाँ हैं, अस्पताल में दाखिल हैं, जवाब नहीं आया। आज बड़ी कोशिश की ख्वाजा आरिस ने इधर अपना कि इस्तिस्ना मिल जाए और सरेंडर ना करना पड़े और ये अपीलें मेरिट पर। अपीलें मेरिट पर तब सुनी जाएंगी ना जब आप प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर नहीं होंगे, जब आप इश्तिहारी नहीं होंगे। इस केस को मुशर्रफ के केस से मिलाने की, मुशर्रफ ने भी अपील दायर की है, मुशर्रफ साहब ने, वो सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट के अंदर उस पर एतराज़ लगा हुआ है कि सरेंडर करें। हालांकि वो एक अलग बात है कि स्पेशल कोर्ट का तश्कील, प्रोसिक्यूशन टीम, कंप्लेंट दायर करना, मुस्तफ़ा इम्पैक्ट्स का केस और सारी चीज़ों को सामने रखते हुए कोर्ट की तश्कील, ये सारे चैलेंज किए थे लाहौर हाई कोर्ट में, और लाहौर हाई कोर्ट ने वो सारा कुछ कलअदम करार दे दिया था। अब यहाँ बड़ी कोशिश की, अब जजमेंट्स नैब की तरफ से आई कि इश्तिहारी को तो ऑडियंस का हक़ ही नहीं है और उन्हें अपने आप को सरेंडर करना है। इस्तिस्ना की दरख्वास्तें भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दी और नॉन अवेलेबल वारंट जारी कर दिए हैं। वैसे नॉन अवेलेबल वारंट जारी करने की ज़रूरत नहीं थी, बात बड़ी सीधी सी है, बड़ा सॉरी जी बात बड़ी सिंपल सी है, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है इसके अंदर, सिंपल सा इशू है। इशू क्या है कि उनकी ज़मानत खारिज हो चुकी है। इस वक्त चाहे तो आपका हाई कमीशन नवाज शरीफ को पकड़ सकता है, वो एक अलग डिपोर्ट करने के हवाले से मसला आएगा। लेकिन यहाँ दो चीज़ें बड़ी वाज़ेह तौर पर समझनी है। यहाँ हसन हुसैन, इसहाक डार, अली इमरान, सलमान शहबाज, राबिया इमरान और जो नवाज शरीफ साहब की बेगम साहिबा है, ये सारे अंडर ट्रायल, अभी ट्रायल अभी उनके होने हैं और ट्रायल इन एब्सेंशिया हो नहीं सकता। नैब के केसेस में ट्रायल इन एब्सेंशिया हो नहीं सकता, कानून इजाज़त नहीं देता है। तो इनकी ये मुजरम नहीं है, नवाज शरीफ साहब मुजरम है। और जब कोई डिग्री हो जाए या सज़ा हो जाए, सज़ा मुजरम कैद भुगतते हुए यहाँ गए हैं, तो इसलिए वजारत दाखिला को, वहाँ के वजारत ख़ारजा को, हुकूमत पाकिस्तान को, नैब को लिखना, UN कन्वेंशन ऑन करप्शन का भी सहारा लेना चाहिए वहाँ पर। और कोई भी जब वारंट एग्जीक्यूट कराना जाएगा वो उसको गिरफ़्तार करके पाकिस्तानी हुकाम के हवाले कर सकता है और पाकिस्तानी हुकाम उसे, अब इसमें इंटरपोल की मदद लेनी पड़ेगी आपको और कानून इस बात की इजाज़त देता है। वो अलग बात है कि आपने FATF के कवानीन, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस क्रिमिनल मैटर्स एक्ट 2020 सेनेट से रिजेक्ट करवा दिया था, और मुश्तरका इजलास होगा, उसमें पास हो जाएगा, FATF की यकीन दानियाँ पूरी हो जाएंगी। फिर इस तरह के मुलज़मों को एक दूसरे के हवालगी करने के हवाले से या बाकी मामलात के हवाले से आसानियाँ पैदा होंगी। ये आने वाले वक्त में हम सब कुछ देखेंगे। तो ये बड़ी कार्रवाई है। मैं इसको इस हवाले से बताया, अब इस पर अमल दरामद होना चाहिए। एक आम मुजरम की तरह, एक आम आदमी की तरह सज़ाएँ हुई हैं, सज़ाएँ उन्हें भुगतनी हैं, कानून सबके लिए बराबर है। दूसरी जो बात करनी है वो आज चेयरमैन नैब के आप तकरीब से ख़िताब करते हैं, उन्होंने बिला तफरीक एहतसाब की बात की, मैं आपसे इत्तफ़ाक़ करता हूँ। मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ यहाँ पर एहतसाब का निज़ाम कि हुकूमत वक्त का एहतसाब भी हो रहा है। हुकूमत वक्त के शुरू के दिनों के अंदर ही अलीम ख़ान, सिप्तैन हवालात में गए, ज़मानतें हुई उनकी, और जो ये बातें कहा जाता है कि मेट्रो अपना मास ट्रांजिट पेशावर का वो सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग पड़ा है और उसमें नैब की इंक्वायरी है क्या। यहाँ मेट्रो ऑरेंज के अंदर 350 अरब का प्रोजेक्ट है, तबाही कर दी है 350 अरब रुपए की, आप ज़रा जून सोचिएगा। और यहाँ तो कोई नहीं है। फिर वो मैंने बताया था अलीमा के हवाले से बात, अलीमा बाजी के हवाले से बात करते हैं तो उनका टैक्स एवेजन का केस था,
टैक्स चोरी के हवाले से बात थी, वो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थी, तो वो कानून के मुताबिक कार्रवाई और टैक्स दे दिया उन्होंने, और या दे रही हैं टैक्स। फिर दूसरी बात जब हुई जहांगीर तरीन के हवाले से बात होती है, तो जहांगीर तरीन के हवाले से ध्यान में रखिएगा, बात बड़ी सीधी सी है कि अभी तो वो इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज होगी, सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज होगी, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन उसके मुताबिक करें। इंक्वायरी सिर्फ जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ नहीं, बाकी शुगर मिलों के ख़िलाफ़ भी है, तो उन सब के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी, और कार्रवाई कानून के मुताबिक होगी, एक तरफा कार्रवाई नहीं होगी। और नैब को इख्तियार है सेक्शन 24 और 18 को सामने रखते हुए जिसको गिरफ्तार करना है, जिसको पकड़ना है, तो ये डिस्पेल होना चाहिए। और एक बात याद रखिएगा, नैब में कन्विक्शन रेट 30% है, और 70% है, सॉरी 70% और पुलिस में कन्विक्शन रेट 8 से 10% है। आप और पुलिस की कितनी कारकर्दगी आप तारीफ़ कर सकते हैं वो देखें, नैब की कम से कम ये तारीफ़ तो करनी चाहिए। इजाज़त दीजिएगा, अस्सलाम वालेकुम।